Assalamualaikum all. We are here with discussion of the next chapter of subject of organizational behavior. अगर आप लोग को याद हो हम लोग ये वो भी इंटीग्रेटेड मॉडल डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी डिपेंडेंट वेरिएबल से जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है राइट मोस्ट साइड पे परफॉर्मेंस एंड कमिटमेंट। फिर हमने देखा था कि परफॉर्मेंस एंड कमिटमेंट को किस तरह मीडिएटर्स जो हैं जो इंडिविजुअल मैकेनिज्म है वो किस तरह इन्फ्लुएंस करता है। वो इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन, स्ट्रेस, मोटिवेशन, ट्रस्ट, जस्टिस एंड एथिक्स और लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग वो हमने डिस्कस किया था। देन उसके बाद हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिविजुअल मैकेनिज्म को कौन सी तीन फोर्सेस जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। उनमें ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म है, ग्रुप मैकेनिज्म है और हमारी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वी स्टार्टेड विद इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज को डिस्कस किया था। आज हम एबिलिटीज का जो पोर्शन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब एबिलिटी का वर्ड आपके लिए नया नहीं होगा। एबिलिटी किसी भी इंसान की, किसी भी इंडिविजुअल की कैपेसिटी टू डू एनीथिंग, जो आप कर सकते हो, जो आप करना आपके लिए आसान है, ठीक है, वो आपकी एबिलिटी कहलाती है। तो अब जो एबिलिटी है वो आपकी स्टेबल होती है यूजुअली ना। स्किल के मुकाबले में एबिलिटी डिफरेंट है। जिस तरह स्किल वो चीज़ है जो आप सीखते हैं और एबिलिटी भी आप सीख सकते हैं। आप अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एबिलिटीज जो है अक्सर औकात ऐसी होती है जिनको बढ़ाना आसान नहीं है। स्किल्स को इम्प्रूव करना जो है वो रिलेटिवली आसान होता है हमारे लिए। तो एबिलिटी जो है इट रेफर्स टू द रिलेटिवली स्टेबल कैपेबिलिटीज पीपल हैव टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ डिफरेंट बट रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है कि आप वो जो कर सकते हैं वो आपकी एबिलिटीज हैं, कोई खास काम जिसके अंदर स्टेबल कैपेबिलिटीज है। और इन कंट्रास्ट जो स्किल्स होते हैं विच कैन बी इम्प्रूव्ड ओवर टाइम विद ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, एबिलिटी इज रिलेटिवली स्टेबल। ठीक है, तो एबिलिटी जो है वो स्किल्स के मुकाबले में रिलेटिवली स्टेबल होती है। तो एबिलिटीज आर फंक्शन ऑफ बोथ जीन्स एंड इन्वायरमेंट। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एबिलिटीज हमें कहाँ से आती हैं? तो एबिलिटीज जेनेटिकली भी आती हैं, एबिलिटीज आपको आपके इन्वायरमेंट से भी आती हैं। जिस तरह एक जहीन इंसान की औलाद ज्यादा चांस है कि वो जहीन होगी। एक बंदा जिसका नंबर एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है तो उसकी फैमिली में नंबर एप्टीट्यूड आएगा। जिस तरह देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है, मैं हमारे एरिया में कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो खताती सीखते नहीं है, लेकिन नेचुरली अल्लाह ताला ने उनमें स्किल दी है कि उनकी राइटिंग खूबसूरत होती है। अगर वो सीखें तो आम इंसान के मुकाबले में जल्दी उनकी राइटिंग इंप्रूव हो पाती है। ये क्या है? ये जेनेटिक है कि जीन्स में आ रहा है। कुछ फैमिलीज होती हैं जो टेक्निकल होती हैं, बड़ी जहनी तौर पे बड़ी मजबूत होती हैं, ठीक है, ज़हीन होते हैं लोग, वो जेनेटिकली होता है और नस्ल दर नस्ल ये चलता रहता है। तो ये जेनेटिक है। तो फिर इन्वायरमेंट भी आपकी एबिलिटीज बढ़ा सकता है। आप जिस इन्वायरमेंट में पलते बढ़ते हैं, जिस तरह आप स्कूल जाते हैं, आपका स्कूल जो है वो आपकी एबिलिटीज को बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ा सकता है। वो जिस तरह इकबाल का आपने सुना हुआ ना कि इकबाल को जब सर का खिताब गोरे देने लगे ना तो उसने कहा जी मैं सर का खिताब उस वक्त तक नहीं लूंगा जब तक आप मेरे उस्ताद को नहीं देंगे। मेरा उस्ताद जो है उसको देंगे, उसको आप जो है वो शमसुल उलमा का खिताब दें, यानी उलमा का जो है वो सूरज, या उलमा का भी उस्ताद, या उस्ताजुल उलमा कहीं आप उसे, तो मैं लूंगा। तो उन्होंने कहा जी तुमने तो बहुत शायरी की है, बड़े फिगर हेड हो, बड़ी इंपॉर्टेंट हस्ती हो, बड़ा अदब में काम है तुम्हारा, तो तुम्हारे उस्ताद का क्या काम है? उन्होंने कहा जी मेरे उस्ताद ने मुझे इकबाल बनाया। अब ये जो चीज है ना, ये बेसिकली इन्वायरमेंट ने इसका मतलब सिखाया ना कि इकबाल में पैदाइशी कैपेबिलिटीज तो थी, उसके बहन भाई बाकी भी थे, वो भी उसी जीन से थे, लेकिन क्यों इकबाल इकबाल बना बाकी नहीं बने? उसकी वजह इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट का भी रोल होता है हमारे अंदर। तो बहुत सारी एबिलिटीज हम अपने इन्वायरमेंट से भी सीख जाते हैं। जिस तरह बच्चे अक्सर अपने फादर को देखते हैं वो क्या करता है तो वो भी उसी तरह के करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह का बनने की कोशिश करते हैं, या उससे अपोजिट करने की कोशिश करते हैं। अब ये इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है। तो तीन तरह की एबिलिटीज होती हैं जो इंसान जेनेटिकली और अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। नंबर वन कॉग्निटिव एबिलिटीज, देन इमोशनल एबिलिटीज एंड थर्ड वन इज फिजिकल एबिलिटीज। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। कॉग्निटिव आपके दिमाग से रिलेटेड, जाहिर बात है नाम से जाहिर हो रहा है कि वो एबिलिटीज जो रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हैं। अब वो नॉलेज हम कहाँ एक्वायर करते हैं? दिल में तो नहीं करते ना, हम तो दिमाग में ही करते हैं ना। बेसिकली हमारी मेमोरी वहाँ होती है, हम उसमें स्टोर करते हैं उसको। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है वो एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज से रिलेटेड होती हैं। तो ये कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं जो आपकी बुक में मेंशन है, मैंने वहीं से ये पिक्चर लिया, टेबल 10.1 है। इसमें आप लोगों को टाइप नजर आ रही है उस कॉलम के अंदर, वर्बल, क्वांटिटेटिव, रीजनिंग, स्पेशल और परसेप्चुअल। ये आपको बेसिकली कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज भी नहीं कहते हैं, वो नजर आ रही हैं। अब जो कॉग्निटिव एबिलिटीज की पहली है वो वर्बल है। अब जो वर्बल है आप जानते हैं, ठीक है, कि वर्बल क्या होती है। वर्बल और नॉन वर्बल होती है ना, दो चीजें।
जो चीज़ें हम दिखा सकते हैं वो वर्बल हैं, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप जानते हैं। जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो वर्बल है, ठीक है, और जो हम एक्सप्रेस थ्रू जेस्चर्स करते हैं वो नॉन वर्बल है। तो अब जो वर्बल है वो ओरल फॉर्म में या रिटन फॉर्म में हो सकती है। तो उसमें आपको नजर आ रहा है ओरल एंड रिटन कंप्रीहेंशन एंड ओरल एंड रिटन एक्सप्रेशन, ये दो हैं। आपको फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन देखें वर्बल की रो के अंदर तो आपको नजर आएंगी। तो कंप्रीहेंशन क्या होता है, आप लोगों ने ऑलरेडी कंप्रीहेंशंस की हुई हैं इंटर के अंदर या मैट्रिक के अंदर। तो उसमें एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ को हम समझते हैं और उसमें से आंसर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो सिमिलरली अगर आपके सामने कुछ बोला जाए, कुछ आपको बताया जाए, आप उसको कंप्रीहेंड कर लें, समझ लें और उससे मीनिंग्स इन्फर कर लें, तो ये ओरल कंप्रीहेंशन है। अगर आपके सामने रिटन पैसेज कोई रखा जाए, आप उस रिटन पैसेज को यू आर एबल इनफ कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि उसमें क्या लिखा हुआ है और उसको कंप्रीहेंड कर लेते हैं, उससे मीनिंग्स इन्फर कर लेते हैं, कुछ आइडिया बना लेते हैं उससे, तो दिस इज रिटन कंप्रीहेंशन। तो इसके बाद दूसरी चीज है जो थर्ड लाइन में गिवन है, ओरल एंड रिटन एक्सप्रेशन, कि हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ ओरली, आप जब बात कर रही हो आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर रही हो, एंड रिटन एक्सप्रेशन, आप अपने आप को राइटिंग में कैसे एक्सप्रेस कर रही हो। ये कम्युनिकेट करना, अपने आइडिया को कम्युनिकेट करना दूसरों को, ठीक है। तो ये जो कहलाता है ये ओरल एंड रिटन एक्सप्रेशन है आपका। तो ये दो चार बेसिकली कलेक्टिवली बनती हैं आपकी वर्बल एबिलिटीज। देन क्वांटिटेटिव एबिलिटीज हैं आपकी। अगेन यू कैन सी ओवर देयर टू फॉर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव एबिलिटीज आर प्रोवाइडेड। क्वांटिटेटिव वाली रो में फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में आपको नजर आ रही है नंबर फैसिलिटी एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। नंबर फैसिलिटी क्या है, लाइक परफॉर्मेंस बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्विकली एंड करेक्टली। एक बंदा जो है वो मैथमेटिक्स के बेसिक जो चीजें हैं, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उनको कितनी क्विकली वो कर लेता है, ये नंबर फैसिलिटी है। और देन मैथमेटिकल रीजनिंग है दूसरी चीज, दैट सेलेक्टिंग द राइट मेथड और फार्मूला टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। क्या आप जो है वो कोई फार्मूला आइडेंटिफाई कैसे कर रहे थे, एक प्रॉब्लम आपके सामने अनसीन आती है, तो हाउ यू आइडेंटिफाई दैट कि इसका फार्मूला क्या होना है। आप किस तरह वो फार्मूला या कैचवर्ड या उसके जो है इस तरह का सोल्यूशन निकालते हैं। तो अगर आप फार्मूला इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इट मींस कि आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग बड़ी अच्छी है। जैसे एक्सेल के अंदर बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बहुत सारी फैमिलीज ऑफ फार्मूलाज हैं। तो वहाँ कहाँ पे इफ का फार्मूला लगना है, कहाँ वैल्यू एफ का फार्मूला लगना है, कहाँ कौन सा फार्मूला लगना है, अगर आपको वो समझ आ रही है आसानी के साथ, आप उसको पिक कर रहे हैं और आपके लिए बड़ा ईजी है वो, तो हम कहेंगे आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है, कि आप जो है मैथमेटिक्स को रीजनिंग के लिए बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी तरह अगर आप जो है कभी भी मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं किसी भी चीज की और वो उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को, तो फिर वो आप हम कहेंगे कि आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग एबिलिटीज बड़ी अच्छी हैं, यानी ये क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है। फिर थर्ड इज रीजनिंग। थर्ड रो में आए तो यू पीपल कैन सी ओवर देयर, वहां पे आपको फोर जो है वो टाइप्स गिवन है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और लास्ट लाइन में। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी होती है ना, किसी चीज को जांच लेना, किसी चीज को समझ लेना, किसी चीज के बारे में अंदाजा हो जाना, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम सेंसिटिविटी में अगर आप प्रॉब्लम को आसानी के साथ जान सकते हैं, यार वाकई कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, ये कर लेना। जिस तरह अंडरस्टैंडिंग व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम और व्हेन समथिंग मे गो रॉन्ग, कहाँ पे प्रॉब्लम है और कहाँ पे प्रॉब्लम खराब हो सकती है, गलत हो सकती है, ये प्रॉब्लम सेंसिटिविटी है आपकी। ठीक है कि आपको प्रॉब्लम का अंदाजा कब हो जाता है, कि कब पता लग जाता है यार कोई ना कोई होने वाला है, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ये प्रॉब्लम सेंसिटिविटी है। या कब अगर ये करेंगे तो ये प्रॉब्लम का बाइस बन सकती है, ये प्रॉब्लम सेंसिटिविटी। देन डिडक्टिव रीजनिंग है और इंडक्टिव रीजनिंग है। डिडक्टिव का लफ्जी मतलब होता है डिड्यूस करना। आपने रिसर्च में पढ़ा होगा कि जब एक जनरल चीज को हम स्पेसिफिक पे अप्लाई करें, जिस तरह एक जनरल रूल है उसको आप किसी पे अप्लाई कर दें, तो ये डिडक्टिव रीजनिंग है। पुलिस वाला आपका चालान काटता, वो कहता है जी आपने फलां वाला जो है ना वो रूल तोड़ा है, तो उसके बाद रूल की 10 20 40 50 रूल उसने याद किए हुए, जनरल रूल्स हैं, वो फौरन अंदाजा लगाता है कौन सा रूल आपने तोड़ा है, ठीक है, और उसके ऊपर आपका चालान होता है। ये डिडक्टिव रीजनिंग है। आपको केस स्टडी एग्जाम में पेपर दी जाती है, तो केस स्टडी में आपसे कहा जाता है कि आपने पूरी बुक पढ़ी हुई है, बुक में से एक बंदे में ये खूबियां हैं, वो बंदा जो है ना वो प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है, उसको पहले पता लग जाता है प्रॉब्लम कहाँ राइज होने वाली है, तो उसमें कौन सी जो है वो बेसिकली एबिलिटी है। तो अब आपने सोचना यार एबिलिटीज तो मैंने बहुत सारी पढ़ी है, मैंने तो इमोशनल भी पढ़ी है, फिजिकल भी पढ़ी है, कॉग्निटिव भी पढ़ी है। कॉग्निटिव के अंदर जो है पांच है, वर्बल है, क्वांटिटेटिव है, रीजनिंग है, स्पेशल है, परसेप्चुअल है, तो कौन सी डिस्कस हो रही है।
अब इनमें से आप कहते हो क्योंकि ये प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है तो वो तो रीजनिंग से रिलेटेड है, और रीजनिंग में एक होती है प्रॉब्लम सेंसिटिविटी, इसका मतलब ये प्रॉब्लम सेंसिटिविटी की बात हो रही है, यानी आपने जनरल लर्निंग को अप्लाई किया है सिचुएशन के ऊपर, ये डिडक्शन आपने की है। इंडक्शन इसके मुकाबले में क्या होता है, वो अपोजिट होता है कि आप एक चीज से कोई रूल बना लेते हैं, ठीक है, कि जिस तरह आप रूल क्या बना लेते हो कि जब भी लेट आएंगे ना हमें फाइन हो सकता है। एक दफा आप लेट आए आपको फाइन हुआ, दूसरी दफा दूसरा बंदा लेट आया उसको भी फाइन हुआ, तो आप क्या रूल बना लोगे कि जब भी लेट आएंगे फाइन होगा, ठीक है, आपने रूल की अजम्पशन बना ली, ठीक है। हम अक्सर औकात लोगों को जज करते हैं, एक बंदे से हमने धोखा खाया एक दफा, तो हम इमेजिन कर लेंगे यार फलां इलाके के लोग होते ही ऐसे हैं, ठीक है, या फलां यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। आप मैनेजर हैं, आपने इंटरव्यू लिया, आपको पता चला यार हेले के तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपने एक दफा दो दफा तजर्बा करके रूल बना दिया कि यार हेले के वाकई बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं। ये रीजनिंग है आपकी, ठीक है। उसके बाद स्पेशल स्पेशल ओरिएंटेशन है और स्पेशल विजुअलाइजेशन है, आपको नजर आ रहा है स्पेशल के पोर्शन में। स्पेशल ओरिएंटेशन ये है कि नोइंग वेयर वन इज रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट। एक बंदा जो है बाकी लोगों के मुकाबले में कहाँ खड़ा है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो बाकी ऑब्जेक्ट से किस तरह डिफरेंट है। चीजें पड़ी हुई हैं, सपोज आप शॉपिंग करने जाते हो, शॉपिंग करने आप जब गए हो तो वहां आपने देखा है कि चीजें पड़ी हैं बहुत सारी, तो उन चीजों में से ये चीज कहाँ पे है, ये कितनी डिस्टिंग्विश है, कितनी डिफरेंट है, ठीक है, कैसी है ये आपकी जो है वो स्पेशल ओरिएंटेशन है, ठीक है। कि आप जिस तरह चीजें पढ़ी हैं तो कौन सी चीज आपको पसंद आती है, कौन सी चीज आपको लगती है यार सबसे अच्छी है, ये स्पेशल ओरिएंटेशन है। और स्पेशल विजुअलाइजेशन है कि आप एक चीज को इमेजिन करते हो कि अगर इसमें चेंजेस की जाए तो वो कैसी नजर आएगी, ठीक है। जिस तरह आप एक हेयर ड्रेसर होता है ना, वो आपकी बॉडी की शेप, आपके चेहरे की शेप और आपके बालों की नेचर को देख के अंदाजा लगा लेता है कि किस तरह के आपके बाल काटने चाहिए। एक ब्यूटिशियन होता है ना, वो आपको देख के अंदाजा लगा लेता है कि आपके यार ना किस तरह की स्किन को किया जाए, किस तरह आपको किया जाए कि आपका चेहरा अच्छा लगेगा। या ड्रेस डिजाइनर्स होते हैं, वो आपको देख के ड्रेस डिजाइन करते हैं जो आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो वो इमेजिनेशन करते हैं ना, ये कहलाती है स्पेशल विजुअलाइजेशन, वो विजुअलाइज करते हैं कि किस तरह का हमने करना है। देन उसके बाद है परसेप्चुअल है, परसीव करना। इसके अंदर आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ क्लोजर और परसेप्चुअल स्पीड। स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ क्लोजर क्या है, मेकिंग सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फाइंडिंग पैटर्न्स। आपके सामने इंफॉर्मेशन आती है तो उनकी आप सेंस करें और उनमें पैटर्न्स देखें, इनमें क्या पैटर्न्स हैं, ठीक है। जिस तरह आपके सामने अक्सर वर्बल और नॉन वर्बल, अगर आपने कभी आईएसएसबी के लिए कोई गया तो आईएसएसबी के टेस्ट में अक्सर औकात ये चीजें पूछी जाती हैं जिसके अंदर वो आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं जिनमें पैटर्न्स होते हैं, तो आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करके कोई एक मिसिंग वैल्यू जो होती है उसी पैटर्न पे ड्रा करनी होती है। तो ये स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ क्लोजर है। और देन परसेप्चुअल स्पीड है कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट्स विद रिमेंबर्ड इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट्स, कि हमने जो रिमेंबर की हुई हैं चीज़ें, जो हमें याद आ रही हैं पहले से चीज़ें, ठीक है, या हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है चीज़ें, उनसे कंपेयर करना और उनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखना, ये आपकी परसेप्चुअल स्पीड है, ठीक है। कि जब आप जिस तरह आपने कभी वो किए हों, पजल्स होता है, बना हुआ होता है रास्ता ढूंढे जी, एंड तक आपने जाना है, तो ये एक परसेप्चुअल स्पीड का है। या आपने कभी देखा हो कार्टून्स बने होते हैं और वहाँ अक्सर औकात लिखा हुआ होता है कि इन कार्टून्स में डिफरेंसेस फाइंड करें, ठीक है। तो जब आप डिफरेंसेस फाइंड करते हैं तो आप जितनी क्विकली कर लेते हैं, हम कहते हैं आपकी परसेप्चुअल स्पीड उतनी बेटर है, ठीक है। तो ये आगे कुछ प्रोफेशंस भी गिवन है जिन प्रोफेशंस के अंदर इन स्किल्स का या इन एबिलिटीज का यूज होता है। ओके, अब कहा जाता है कि एक इंसान के अंदर ये सारी एबिलिटीज होनी चाहिए। तो एक पॉइंट जहाँ पे सारी इंसान की एबिलिटीज कंबाइन हो जाए ना, उसे हम जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी कहते हैं या जी फैक्टर कहते हैं, या जी एबिलिटी भी कहते हैं इसको। तो ये जी फैक्टर जो है दैट इज एक्चुअली द कॉग्निटिव से वर्ड, कॉग्निटिव के जनरल में से वर्ड लिया गया कि जनरल कॉग्निटिव, तो जनरल के लिए जी का वर्ड किया गया है कि एक इंसान में अगर आप देखें तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सारे सर्कल, उस जगह पे जहाँ पे वो एबिलिटी बन रही है, यानी इस बंदे के पास वर्बल भी होंगे, क्वांटिटेटिव भी होंगी, रीजनिंग भी होंगी, परसेप्चुअल भी होंगी और स्पेशल भी होंगी, तो ये उसकी जनरल कॉग्निटिविटी कहलाएगी। अक्सर औकात ये आईक्यू के नाम से जाना जाता है, लेकिन आईक्यू सिर्फ सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन आईक्यू का काफी क्लोज लिंक है इन पांचों करेक्टरिस्टिक्स के साथ। अच्छा, दूसरी जो हमारी एबिलिटी होती है वो है इमोशनल एबिलिटी, कि हम ये हमारे इमोशंस कैसे, हम इमोशंस को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं या उनको किस तरह जो मैनेज करते हैं, वो हमारी इमोशनल एबिलिटी कहलाती है। तो इमोशनल एबिलिटी जो है इट इज लिंक्ड विद इमोशनल इंटेलिजेंस। जिस तरह हमने आईक्यू की बात की है ना कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए, आईक्यू आपकी इंटेलिजेंस बताती है ना, इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, क्यू फॉर कोशेंट। तो इंटेलिजेंस कोशेंट जो है
इस वो आपकी एक इंटेलिजेंस की फॉर्म है, लेकिन इंटेलिजेंस खाली कॉग्निटिव इंटेलिजेंस नहीं होती, इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक फॉर्म है इंटेलिजेंस की। अब इसमें ये है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं इमोशन से रिलेटेड, यानी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज सेल्फ एंड अदर्स इमोशन। आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड और मैनेज, और दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड और मैनेज कितना अच्छा कर लेते हैं, तो ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में तीन चीजें हैं। सेल्फ अवेयरनेस है, पहले अपने आप को जानना, मेरे इमोशंस क्या हैं, मेरे इमोशंस किस तरह के हैं, और फिर उनको मैनेज करना अपनों को। ठीक है, फिर उसके बाद अदर्स इमोशन, अदर्स अवेयरनेस है, दूसरों को जानना कि उनके इमोशंस क्या हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। एंड थर्ड वन इज यूज ऑफ इमोशन, यानी अपने और दूसरों के इमोशंस को अच्छी तरह इस्तेमाल करना और उसको मैनेज करना। पहले दोनों जो है वो अंडरस्टैंड का पार्ट है, सेल्फ अवेयरनेस और अदर्स अवेयरनेस, और यूज ऑफ इमोशंस जो है उनकी मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये है, ये आपकी एक एबिलिटी है कि आप अपने और दूसरों के इमोशंस को कितनी क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसको मैनेज कर लेते हैं। अब जितनी क्विकली अंडरस्टैंड करेंगे और मैनेज करेंगे, हम कहेंगे आपके आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस उतनी ज्यादा है। तो अगर आप इस काबिल नहीं है कि आप अपने और दूसरों की इमोशंस को मैनेज करें, आप अपने गुस्से पे काबू नहीं कर सकते, आप अपनी बात पे नहीं ठहर सकते, आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस लो है। ओके, अब यही जो इमोशनल एबिलिटीज हैं, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनके अंदर आपकी हाईली इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए या इमोशंस को मैनेज करने के स्किल्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। ऐसी जॉब्स को हम कहते हैं इमोशनल लेबर, यानी वो जॉब्स जहाँ पे एक इंसान ने अपने इमोशंस को, उसकी जॉब का हिस्सा है कि उसने अपने इमोशंस को मैनेज करना है, वो इमोशनल लेबर है। जिस तरह सर्विस की जितनी भी जॉब्स हैं जहाँ पे कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है आपका, अपने वहाँ अपने इमोशंस को मैनेज करना है। हो सकता है एम्प्लॉइज आपको गुस्सा दिलाएं, हो सकता है जो एम्प्लॉइज हैं वो आपको जो है वो सॉरी कस्टमर्स जो है वो गुस्सा दिलाएं, हो सकता है कस्टमर्स जो है वो आपको बुरा भला कहें, हो सकता है जो कस्टमर्स हैं वो आपके सामने मिसबिहेव करें, बट यू हैव टू एक्चुअली मैनेज दैट। ठीक है, अब वो कैसे आप मैनेज करेंगे, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, वो बुरा कहें तो आपने बुरा नहीं कहना, आपने बड़े खुश अखलाकी से उनको डील करना है। ठीक है, तो अब ऐसी जॉब्स में ये इमोशनल लेबर की जॉब है। टीचिंग भी काफी हद तक इमोशनल लेबर है। बच्चे अच्छी बुरी हर तरह की शरारत करते हैं, बट टीचर हैज टू डील देम इन अ बेटर वे। ठीक है, ये भी इमोशनल लेबर है। डॉक्टर की जॉब, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो जहाँ पे हमने अपने इमोशंस को मैनेज करना होता है। अच्छा, अब जो इमोशंस को हम अक्सर मैनेज कर रहे होते हैं ना, उसमें एक प्रॉब्लम वहां रेज होती है, वो इमोशनल डेजोनेंस की प्रॉब्लम है। तो इमोशनल डेजोनेंस बेसिकली इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन फेल्ट एंड डिस्प्लेड इमोशन। कस्टमर आया है आपके पास, आप सर्वे कॉल सेंटर पे जॉब करते हैं, कस्टमर की कॉल आई है, कस्टमर बुरा भला कह रहा है, अब्यूज कर रहा है, ठीक है, मिसबिहेव कर रहा है। आपने बात इंग्लिश में करनी है या उर्दू में करनी है, वो पंजाबी में बात कर रहा है। ठीक है, अब आपकी कॉल रिकॉर्ड भी हो रही है, आपको गुस्सा बड़ा आ रहा होगा कि यार व्हाट द हेल इज दिस, वो क्या कर रहा है कस्टमर। ठीक है, दिल कर रहा होगा कि उसकी आम जिंदगी होती तो उसका आप उसको वहीं रिप्लाई करते, लेकिन आप नहीं करेंगे। अब क्या हुआ है, दिल जो कर रहा है वो फेल्ट इमोशंस है, आप नहीं कर रहे क्योंकि कॉल रिकॉर्ड हो रही है, वहां जो आप कर रहे हैं दैट इज डिस्प्लेड इमोशन। तो अब इसमें एक डेजोनेंस है, हो सकता है मोबाइल या फोन आप रख के उसके बाद अपना सारा गुस्सा निकालें उस कस्टमर के ऊपर, आप उसको बुरा भला कहें, गालियां दें, व्हाट्सएवर यू डू, या आप हंसें। ठीक है, अब ये जो है, ये जो सिचुएशन थी ना कॉल के दौरान, दैट वाज इमोशनल डेजोनेंस सिचुएशन, कि आप फील कुछ और कर रहे थे, कर कुछ और रहे थे। अब घर जाते हैं, घर में जो है वो कोई ऐसी बात डिस्कस हो जाती है जिससे आपको चिढ़ है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब उठ के चले जाओगे अपने रूम में, दरवाजा जोर से मारोगे। ये भी एक इमोशंस को तरीका है ना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे किया, कि आप जो है, आप जो फील कर रहे थे वो आप अपने बाबा और मम्मा के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आदाब या वैल्यूज कहती हैं कि ये एक गलत काम है उनके सामने बोलना, आप अलग जाके अपने गुस्से का इजहार कर रहे हो। ठीक है, अब ये इमोशनल डेजोनेंस की सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपने ऐसा किया। अब इमोशनल डेजोनेंस में क्योंकि दो तरह के इमोशन आ रहे हैं ना, एक फेल्ट जो आप फील कर रहे हैं और एक डिस्प्लेड जो आप डिस्प्ले कर रहे हैं। अब इमोशंस, इमोशनल रेगुलेशन है, इमोशन रेगुलेशन इसे हम कहते हैं, कि हमने इन दोनों को रेगुलेट कैसे करना है कि बैलेंस वाली सिचुएशन आ जाए। यानी वो जो इनकंसिस्टेंसी अराइज हुई है ना डेजोनेंस की वजह से, कंसिस्टेंसी ये है ना कि फील कुछ और कर रहे हैं और डिस्प्ले कुछ और कर रहे हैं, तो हम अकुताहट सी होगी, जब तक हम उनको एट पार नहीं लाएंगे ना वो मसला हल नहीं होगा हमारा। जिस तरह कॉल सेंटर पे कॉल आई, आपको फेल्ट में गुस्सा आया, लेकिन डिस्प्ले में आप गुस्से का इजहार नहीं कर रहे, फोन रख के आपने गुस्सा अपना सारा निकाला बुरा भला कह के। अब वो जो आपने बुरा भला कहा तो आपके फेल्ट इमोशन एक्सप्रेस हो गए, तो आपकी डेजोनेंस खत्म हो गई। लेकिन अगर आपके अंदर वो फेल्ट इमोशन नहीं गए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, डेजोनेंस भी रहेगी। तो अब इंसान किस तरह अपने आप को रेगुलेट करता है उस डेजोनेंस की सिचुएशन में, तो उसमें दो तरीके हैं हमारे पास, एक सरफेस एक्टिंग है और एक डीप एक्टिंग है। सरफेस एक्टिंग नाम से जाहिर हो रहा, ऊपर ऊपर से एक्टिंग करना।
ठीक है, जिसमें आप क्या करोगे, ऊपर ऊपर से क्या करोगे, ऊपर ऊपर हम एक एक इमोशन शो कर रहे हैं, एक इमोशन हमारे अंदर है, फेल्ट अंदर है और डिस्प्लेड हम जो है वो शो कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले करेंगे जो रिक्वायर्ड है, लेकिन फेल्ट हम रखेंगे, हम ऊपर ऊपर से एक्टिंग कर रहे हैं, अंदर से हम वैसे ही हैं, यानी फेल्ट इमोशन वैसे ही है, हम सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं। जिस तरह आपने फोन पे कुछ नहीं कहा कस्टमर के बुरा भला कहने के बावजूद, तो आपने कौन सी एक्टिंग की है, सरफेस एक्टिंग की है। जैसे फोन रखा उसके बाद बुरा भला कह लिया उसको, आपने फेल्ट इमोशन एक्सप्रेस कर लिया ताकि रेजोनेंस खत्म हो जाए, तो आपने यहाँ पे सर्विस एक्टिंग की है, आपने अपने आप को बदला नहीं है, आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से एक्टिंग की। डीप एक्टिंग ये होती है जब आप अपने आप को डीपली एक्ट करते हो, यानी आप अपने फेल्ट इमोशन ही बदल लो। आपको यार हो सकता है वाकई एम्प्लॉई मसले में हो और कस्टमर मसले में हो, या आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने जॉब कर लोगे ना, तो आपकी फीलिंग्स ये हो जाएंगी, यार ये तो काम ही ऐसा, कस्टमर ऐसे ही होते हैं, कोई फिक्र वाली बात नहीं। आपको पहले हफ्ते जो परेशानी होगी ना, 6 महीने बाद वो परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से इमोशन बदल गए हैं। आपने कहा वो बेचारे वो भी तो तंग होते हैं, हर बंदा तंग है बेचारा, इसलिए वो ऐसा बिहेव करते हैं, कोई नहीं गुस्सा निकालने दें उन्हें। अब ये आपने अपने आप से अपने आप को अंदर से चेंज कर लिया। ठीक है, तो आपने अपने कौन से इमोशंस को बदला है, फेल्ट इमोशंस को। किसके मुताबिक बदला है, डिस्प्ले के मुताबिक, और ये परमानेंटली बदला गया। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट डीप एक्टिंग। याद रखें बच्चों, ये जो एक्टर्स लोग होते हैं ना, ये डीप एक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो अच्छे एक्टर्स होते हैं, मरने का सीन करना तो ऐसे करेंगे जिस तरह सचमुच मर रहा है और ऑडियंस रो रही होगी। ठीक है, हंसने का सीन करना है तो ऐसे सीन करना है, ऐसे लगना है जिस तरह सचमुच ऐसा हो रहा है। ठीक है, और ऑडियंस ये फील करेगी वाकई ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये डीप एक्टिंग है आपकी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं जिनके थ्रू हम इमोशनल डेजोनेंस को जो है वो खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप में ये ज्यादा है तो हम कहेंगे आपके अंदर जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लास्ट वन इज फिजिकल एबिलिटीज, कि हम फिजिकली कितने लाइक फिट हैं। उसके अंदर आपको नजर आ रहा है, अगेन इट इज टेकन फ्रॉम योर बुक। आपको पहले कॉलम में टाइप्स नजर आ रही हैं, स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन है, साइकोमोटर है और सेंसरी है। स्ट्रेंथ है, ताकत की बात हो रही है। तो स्ट्रेंथ आपको नजर आ रहा है पहली रो में दो तीन तरह की स्ट्रेंथ है, स्टैटिक, एक्सप्लोसिव और डायनेमिक। स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या है, लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि आप जो हैं वो कोई हैवी ऑब्जेक्ट्स उठा सकते हैं, वो स्टैटिक स्ट्रेंथ है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है एक्सर्टिंग अ शॉर्ट बर्स्ट ऑफ मस्कुलर फोर्स टू मूव वन सेल्फ और ऑब्जेक्ट। एक होता है ना, आप एक दफा फोर्स लगाएं, वो एक्सप्लोसिव फोर्स है आपकी। ठीक है, जिस तरह आप बॉक्सेस को देखें, वो एक पंच मारते हैं और अपोनेंट नीचे। ठीक है, ये एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है ना, यानी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ उसमें वो ले आए होंगे और वो अपोनेंट बर्दाश्त नहीं कर सका होगा। या छक्का लगाने वाला अफरीदी की शॉट ऐसी होती है, कितना जोर से लगाता है कि बाहर ही डिग दी जाके, ये भी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है। तो जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है एक्सर्टिंग मस्कुलर फोर्स रिपीटेडली और कंटिन्यूअसली। एक दफा जब आप लगाते हैं एक्सप्लोसिव है, अगर बार बार हम लगा सकते हैं इस काबिल है, तो वो डायनेमिक हमारी स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो ये तीन स्ट्रेंथ की फॉर्म्स हैं। आगे स्टेमिना है। स्टेमिना क्या है, एक्सर्टिंग वन सेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट सर्कुलेटरी सिस्टम गिविंग आउट। आप एक काम बार बार जब कर सकते हैं और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम थकता नहीं है, खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है, तो ये स्टेमिना है। आपको पता है स्टेमिना की डेफिनेशन यही होती है कि काम जितना आप हम कहते हैं फलां बंदे तो बड़ा स्टेमिना है यार, वो सुबह दिल है कि शाम तक उन्हें कम करता रहा, मेहनत करता रहा, थका ही नहीं। ये स्टेमिना है आपका, कि when you can exert one thing on repeated basis, regular basis, continuous basis, that is called stamina. After that we have flexibility and coordination. ये क्या है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, आप कितना फ्लेक्सिबल हैं, और कोऑर्डिनेशन ये कि आप कितने कोऑर्डिनेट करते हैं। इसमें आपको नजर आ रहा होगा फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, फिफ्थ लाइन, फिर एट्थ लाइन, उसके अंदर चार किस्म की आपको नजर आ रही है। फ्लेक्सिबिलिटी में है हमारे पास एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फिर डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, फिर उसके बाद ग्रॉस बॉडी कोऑर्डिनेशन और ग्रॉस बॉडी इक्विलिब्रियम। एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, डिग्री ऑफ बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी, आर्म्स, लेग्स, ये हमारी एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी है। और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी है स्पीड ऑफ बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी, यानी हम कितना कर सकते हैं और कितनी स्पीड से कर सकते हैं। जितना हम कर सकते हैं वो एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी, हम किस एक्सटेंड तक कर सकते हैं। और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हम कितनी स्पीड से उसको कर सकते हैं, ये हमारी डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी है। देन उसके बाद ग्रॉस बॉडी कोऑर्डिनेशन है। ग्रॉस बॉडी कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट ऑफ बॉडी, कि हम जो है उसको किस तरह कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और ग्रॉस बॉडी इक्विलिब्रियम है एबिलिटी टू रीगेन बैलेंस इन कॉन्टेक्स्ट वेयर बैलेंस इज अपसेट। अगर आप रीगेन कर लेते हैं बैलेंस को, यानी आपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर लिया है, ठीक है, तो वो आपका जो है वो ग्रॉस बॉडी इक्विलिब्रियम है।
आप कोऑर्डिनेट कितना करते हैं वो कोऑर्डिनेशन है, और अगर आप कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाए तो कोऑर्डिनेशन में वापस कैसे आते हैं, वो इक्विलिब्रियम है आपका। ये आपकी फिजिकल ट्रेट है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये चाहिए होती हैं कुछ जॉब्स, जिस तरह देखें ना जिमनास्ट को, डांसर को, ठीक है, या रनर्स को खास किस्म की स्ट्रेंथ चाहिए या खास किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो अब वो फ्लेक्सिबिलिटी आप में होगी तो आप वो जॉब कर सकते हैं, अदरवाइज अब आप जॉब नहीं कर सकते। देन साइकोमोटर है, ठीक है, साइकोमोटर में फाइन मैनिपुलेटिव एबिलिटीज है, कंट्रोल मूवमेंट एबिलिटीज है, रिस्पांस ओरिएंटेशन है, रिस्पांस टाइम है। लाइक फाइन मैनिपुलेटिव एबिलिटीज क्या है, कीपिंग हैंड एंड आर्म स्टेडी वाइल ग्रेस्पिंग, मैनिपुलेटिंग एंड असेंबलिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब छोटी चीजों को जब ग्रेस्प करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको होल्ड करते हैं, क्या आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड फाइन मैनिपुलेटिव एबिलिटी। देन कंट्रोल मूवमेंट एबिलिटी है, मेकिंग क्विक प्रिसाइज एडजस्टमेंट टू अ मशीन व्हाइल ऑपरेटिंग इट। अब मशीन को कितनी क्विकली जो है वो उसको हैंडल कर सकते हैं, वो चल रही है जब। तो ये आपकी जो है कंट्रोल मूवमेंट एबिलिटी है। जिस तरह गाड़ी आप चला रहे हैं तो गाड़ी 40 पे चला रहे हैं तो आसान है कंट्रोल करनी, 200 पे चल रही है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको बड़ा क्विक जो है वो अपना दिमाग और हाथ और सारा कुछ चलाना पड़ेगा। ये साइकोमोटर है कि आप जो है साइकोलॉजिकली आपके ऑपरेशन कितनी क्विकली काम करते हैं। देन रिस्पांस ओरिएंटेशन है, क्विकली चूजिंग अमंग अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव मूवमेंट्स। अगर आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, गाड़ी चलाते हुए अचानक आपके आगे गाड़ी आ जाती है, आप लेफ्ट मुड़ेंगे राइट मुड़ेंगे, ठीक है, किस तरफ अपनी गाड़ी को निकालेंगे, तो ये आपका रिस्पांस ओरिएंटेशन है। एंड देन रिस्पांस टाइम है, लाइक क्विकली रिस्पॉन्डिंग टू सिग्नल्स विद बॉडी मूवमेंट्स, कि आप अपनी बॉडी मूवमेंट्स के साथ कितनी क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, तो ये आपका रिस्पांस टाइम है। रिस्पांस एक ओरिएंटेशन है कि आप कौन सी चॉइस करते हैं रिस्पांस की, और रिस्पांस टाइम जो है वो कितनी क्विकली आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ये आपका रिस्पांस टाइम है। देन सेंसरी है, ये भी आपकी फिजिकल एबिलिटी है, अपने सेंसेस का यूज करना, लाइक नियर एंड फार विजन है। अब आपकी सेंसेस कौन सी है, 5 सेंसेस है ना आपकी, आप उसको कितना क्विकली जो है वो यूज करते हैं और कितना एफिशिएंटली यूज करते हैं। विजन है, उसमें नाइट विजन है आपका, देन डेप्थ परसेप्शन है, हियरिंग सेंसिटिविटी है, और ऑडिटरी अटेंशन है, और स्पीच रिकॉग्निशन है। लाइक नियर एंड फार विजन है, आप कितना नजदीक और दूर को देख सकते हैं, रात को कितना देख सकते हैं, वो आपका नाइट विजन है। देन विजुअल कलर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, आप कलर्स में और उनकी शेड्स में कितना डिफरेंस कर सकते हैं, ये विजुअल कलर डिस्क्रिमिनेशन है आपकी। जिस तरह कलर ब्लाइंड लोग होते हैं जो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कलर्स में। देन डेप्थ परसेप्शन है, जजिंग रिलेटिव डिस्टेंसेस, आप किसी चीज का डिस्टेंस कितनी एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं, ये भी आपकी ये सेंसरी आपकी एबिलिटी है। देन हियरिंग सेंसिटिविटी, कि आप साउंड्स के अंदर कितना डिफरेंस जो है वो जज कर सकते हैं, ये हियरिंग सेंसिटिविटी है आपकी। Then auditory attention है, focusing on a source of sound in the presence of other sources, ठीक है, कि आप जो है वो सारे लोग बात कर रहे हैं तो उसमें से जज कर लें कौन बात कर रहा है, बहुत सारी आवाजें आ रही है तो उनमें से आप आइडेंटिफाई कर लें फलां वाली आवाज किसकी है। अगर आप ये कर लेते हैं तो ये ऑडिटरी अटेंशन है आपकी, ठीक है। तो अगर आप उनमें डिफरेंसेस सर्च कर लेते हैं उनकी पिच और लाउडनेस में, तो वो आपकी हियरिंग सेंसिटिविटी है। और स्पीच रिकॉग्निशन है, आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पीच ऑफ अदर्स, दूसरों की स्पीच को अंडरस्टैंड करना और आइडेंटिफाई करना कि वो क्या स्पीच हो रही है, किस टॉपिक पे हो रही है, कौन कर रहा है, ये हमारी स्पीच रिकॉग्निशन है। तो दीज आर द फिजिकल एबिलिटीज जो हमारी फिजिकल ऑर्गन्स के साथ लिंक्ड है हमारी। तो वी आर डन विद ऑल दीज एबिलिटीज, जस्ट गो थ्रू फ्रॉम दैट, एंड after that we will have a discussion on this topic inshallah. तो थैंक यू सो मच बच्चों, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।